एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन थे, सबको याद होगा। अक्सर वो गधे पे बैठ के यात्रा करते थे। तो एक बार वो चलते-चलते थक गए, वो भी उनका गधा बहुत बुरी तरह थक गया। पूरे वाराणसी में राहुल, राहुल, राहुल के नारे लग रहे थे। उससे पहले उन्हें रास्ते में आरएसएस वाले लोग मिले। आरएसएस वालों ने जय श्री राम के नारे लगाए। राहुल जी उतर के उनके पास गए और वो कितने खुश हो रहे थे। सारे के सारे आरएसएस वाले मिलकर उनसे गले मिल रहे थे, हाथ मिला-मिला के खुश हो रहे थे। सिर्फ देख के वो सब भूल गए कि हमें राहुल का विरोध करना है, क्या करना है। उन्हें भी पता था भारत का भविष्य यही है, लेकिन वो लोग पेट भर कर हैं जिनकी आंखों पे चश्मा चढ़ा है और इन जैसे लोग किसान भी कहता है मोदी मोदी। एक एक गरीब और युवा सब मोदी की तरफ देख रहा है, इसलिए मोदी के जय जयकार होता है। गरीब और युवा सारे मोदी की तरफ देख रहे हैं। मोदी की गारंटी सही कह रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी किस चीज में काम आती है? जब विपक्षियों के ऊपर ईडी की रेड डलवानी हो तो उसमें मोदी जी की गारंटी है। किसी विपक्षी ने मुंह खोला, अगले दिन ईडी उसके घर पे, ये गारंटी है मोदी जी की। आपने उनकी गारंटी देख ली होगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है। कितनी बड़ी गारंटी दी, लोकतंत्र का हत्या नहीं होने देंगे, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। कैसा पारदर्शी चुनाव हुआ पूरे देश ने देख लिया ना, और विदेशों में भी गया। सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी गया। आज की डेट में इंटरनेट का युग है, एक एक क्लिप, एक एक खबर दिल्ली की और बाहर की हर जगह पहुंचती है। सबने देख लिया कितनी जबरदस्त धांधली उसकी पकड़ी गई। जब उसे वो मसीह को दिख गया कि अब मैं वास्तव में फंस चुका हूं, उसने कोर्ट में अपने कबूल कर लिया कि हाँ जी मैंने गलती करी। उससे पहले तो सारे इनका मीडिया, पालतू मीडिया, उसे सही ठहराने में जुटा हुआ था। सबसे बड़ा नाम इस पे आता सुशांत सिन्हा का। काटना मत, आप इसे एडिट मत करना। सुशांत सिन्हा का नाम, जिसने बकायदा अपनी पाठशाला में दिखाया था कि नहीं नहीं कोई गलती नहीं करी, वो तो सिर्फ क्रॉस लगा रहा था कि जो गलत है उनको अलग कर रहा था। सबने देखा ना। अब वो कहाँ है? बिल में मुंह छुपा के बैठ गया, अब उसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। तो गारंटी इसी तरह से, गारंटी हर कोई इनकी फ्लॉप है। सारा किसान सड़कों पे है, सारा युवा सड़कों पे है, सारे छात्र सड़कों पे हैं। छात्र लगातार कम से कम 2 छात्र रोज आत्महत्या कर रहे हैं। रोज आपको यहाँ के अगर एनसीआर की आप खबरें देखें तो कोटा की, राजस्थान की, यूपी के आसपास की, कभी मोरिस नगर की, कभी मुखर्जी नगर की खबर रोज हो रही होती है। छात्र ने आत्महत्या करी, तनाव के मारे छात्र ने आत्महत्या करी। और बेरोजगारी का आलम तो आप देख ही सकते हैं। एक वैकेंसी निकलती है और 1000 से ऊपर भरने वाले होते हैं। पीछे पुणे में एक वैकेंसी निकली थी इंजीनियर की, सिर्फ एक वैकेंसी, और 3000 लोग फॉर्म भरने के लिए वहां मौजूद थे। अब ये इन जैसे लोग कहते हैं यार काम जिसके लिए होगा उसे तो मिलेगा, लोग काम नहीं करना चाहते। तो भाई वो 3000 क्या वो काम नहीं करना चाहते थे? आप उन्हें 3000 में से एक वैकेंसी निकाल रहे हो। 3000 में से 500 तो निकालो, 700 तो निकालो, 1000 तो निकालो कम से। इन्होंने जितनी भी बातें गिनाते ना, इन सारी बातों को जनता पर कोई असर ही नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। इन्होंने जो कहे ना, जो ईडी की मिलन देवरा के ऊपर में कौन सी ईडी गया था, अशोक चौहान पर कौन से गया था, आज सारे देश के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों देख रहा है? उसके चौहान तो है ना करप्ट, नहीं है ये। इनके नजर में होगा, भाजपा की नजर में नहीं है, तभी तो भाजपा ले लिया ने उसको। अगर होता तो नहीं लेता। अब इनके कौन ये जो कांग्रेस के चश्मा पहन रखे ना, अब ये चश्मा उतार ले। अब का जो भारत है नया भारत है, और नए भारत का नींव ये नौजवान रख रहे हैं। नया भारत का नींव नौजवान रख रहे हैं। मोदी जब से जो नारा देते हैं ये लोग, जो नारा देते हैं सबसे गलत नारा देते हैं, नया भारत। नया भारत का क्या मतलब है भाई? भारत हजारों हजार साल पुराना है। आज उसे तुम कह रहे हो कि नया भारत। सबसे प्राचीन सभ्यता भारत की मानी जाती है। 5000 साल पुराना हमारा महाभारत का इतिहास है। हजारों साल की श्री राम की सभ्यता मानी जाती है। आप ये कहते हो नया भारत। नया भारत इनकी नजरों में क्या है? जो नए नए लड़के जो हैं, जो सिर्फ काम करते हैं, कुछ भी हो जाए, जय श्री राम का नारा लगाया, मंदिरों के से निकले जुलूस लेके और मस्जिदों के आगे खड़े होकर डांस करना शुरू कर, वो इनकी नजरों में नया भारत है। उस चीज को ये लोग सपोर्ट करते हैं। जय श्री राम का नारा कब लगाया गया था? जब लंका पे चढ़ाई हो रही थी, तब उन्होंने जय श्री राम के पत्थर लिख के और उसमें डाले थे। और जब लंका पे चढ़ाई करने गए तो पूरी सेना ने जय श्री राम का नारा लगाया था। यानी जब वो चढ़ाई करने जा रहे थे, लड़ाई करने जा रहे थे। आज इन लोगों के दिमाग में क्या घूमता है? हमेशा लड़ाई, हमेशा दंगा। इसीलिए इनके 24 घंटे दिमाग में क्या रहता है? जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों नहीं बोलते जय सिया राम? नारा था सौम्य, जय सिया राम। राम राम अभिवादन का शब्द होता है, और अगर नारा लगाना है तो जय सिया राम का नारा लगता है, जय श्री कृष्ण का नारा लगता है, लक्ष्मी नारायण का नारा लगता है। इस तरह से नारे लगते हैं। शिव पार्वती का नारा लगता है। इस तरह से नारे लगते हैं। लेकिन इन लोगों के नए भारत के दिमाग में क्या है? इन्होंने पूरे सबको उग्रवादी बनाना चाहते हैं, आतंकवादी बनाना चाहते हैं। नया भारत कह के बस ये करे जाओ, क्या बोलेंगे? आतंकवादी का जननी और दाता कांग्रेस है। भाजपा के टाइम में और मोदी के 10 साल के टाइम में जो देश की जनता सुकून की जिंदगी जी रही है, और ये जो कर रहे हैं नए भारत देखना है ना, जाके बनारस देखें। नए भारत देखना है अयोध्या देखें। नए भारत देखना है तो दिल्ली देखें। ये क्या बताया? बनारस देखिए, नया भारत देखिए। भाई साहब अभी पीछे सितंबर में बनारस में गया था मैं। ऐसा नहीं है कि मैं बनारस नहीं देख के आया। सितंबर में गया था, 30 सितंबर को गया था। 4 तारीख को वहां से वापसी आया हूँ, अक्टूबर को काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आया था। तो बनारस देखा आया मैं। जिसके बनारस की बात कर रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन पे उतरोगे, रेलवे स्टेशन चकाचक है, इधर से भी उधर से भी। रेलवे स्टेशन से बाहर निकल जाओ, उसके बाद जब आप सिटी में जाओगे वही हाल है। सुअर लौट रहे हैं, कुत्ते मूत रहे हैं, वही हालत है। पानी भरा पड़ा है, सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप हुई पड़ी है, तार सारे लटके पड़े, जिसे स्मार्ट सिटी बनाने का नाम दिया था।
थोड़ा सा आप अंदर घुसो ना बनारस की गली में, तब आपको पता चलेगा कि सड़कें कितनी टूटी फूटी हैं। लगातार एक दिन वहां बारिश हुई थी, एक दिन की बारिश में सारे के सारे नाले ओवरफ्लो के और सारी गंदगी बाहर सड़कों पे थी। अगर आपको यकीन नहीं, वीडियो निकाल के दिखाऊं सर उस दिन की, यकीन कर लोगे? सर दिल्ली आप बोलेंगे ना? आप ये बताइए 100 स्मार्ट सिटी बन गया क्या? 2022 तक वादा था, बुलेट ट्रेन का वादा था 2022 तक। विकसित भारत बनाएगा मोदी। बनाएगा या बन गया? सुनो, बन गया, बनाएगा, जो बाकी काम आगे टर्म में होगा। लेकिन को आज विपक्ष के पास मोदी को घेरने के लिए कोई न योजना है, न कोई तथ्य है, और न ही कोई जानकारी है जो मोदी के सामने खड़ा हो। इसलिए शर्मा जी जैसे को छोड़ देते हैं कि मोदी के बारे में कुछ तो बोल, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश की जनता देख रही है कि मोदी क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। क्या कर रहा है? सुनो तो, मोदी जो कर रहा है ना, उसका परिणाम आज पाकिस्तान भी कहता है मोदी मोदी। पाकिस्तान कहता है, नहीं पाकिस्तान कहता है मोदी मोदी, तो क्या कहता है मोदी? किस लिए कहता है? पाकिस्तान के आगे किससे जय जयकार करवा रहे हैं? पाकिस्तान की औकात क्या आज की डेट में? हमारे एनसीसी के अगर सारे कैंडिडेट्स मिल जाए ना, उनको एक राइफल चलाने की वो दी जाती है। अगर सिर्फ एनसीसी के कैंडिडेट मिल जाए और पाकिस्तान पे हमला कर दे तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। उस पाकिस्तान की औकात क्या है जिससे जय जयकार करवा रहे हैं? जय जयकार आप करवा के दिखाओ कोरिया से, जय जयकार करवा के दिखाओ अमेरिका से, जय जयकार ब्रिटेन से करवा के दिखाओ। आप जय जयकार की बात करते हो। और इनका जो नारा है होगा होगा, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन थे, सबको याद होगा। अक्सर वो गधे पे बैठ के यात्रा करते थे। तो एक बार वो चलते चलते थक गए, वो भी उनका गधा बहुत बुरी तरह थक गया। घास का मात्र उनके पास एक बंडल था। अब गधे ने तो अपने दोनों पैर चारों छोड़ के वो बैठ गया, भाई मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। बड़े परेशान हुए, बड़े डंडे मारे, बढ़ा आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने उसी डंडे पे आगे घास की जो पोटली थी वो बांध के गधे के मुंह के आगे लटका दी। गधे को दिखी हरी हरी घास, और गधा भागा, पक 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 मैं घास खाऊंगा। अब मुल्ला उसके ऊपर बैठ गए और चलना शुरू कर दिया। तो गधे को यही दिख रहा था, होगा ये घास मिली। मोदी जी के राज में गधा कौन है ये बताइए? समझदार है सर, बस होगा 2047 में होगा, 1000 साल बाद होगा, 25 साल बाद होगा, 50 साल बाद होगा। तो बस समझ जाओ अब कौन क्या होगा। बस बात कर। कांग्रेस 50 साल हिंदुस्तान की जनता को गधे और घोड़े ही समझा, जिसका परिणाम है कि आज कांग्रेस नाली में है, बैक फुट पे है। कोई उठाने वाला नहीं है कांग्रेस को। आज जहां जा रहे हैं ना, कहता गो बैक राहुल, गो बैक कांग्रेस। क्या कांग्रेस के नाम दे? कांग्रेस के नाम लेते ही देश की जनता को बौखला जाता है और कहता है कि इसको जो हो रहा है इससे और नीचे। देखी अभी इन्होंने पीछे वीडियो देखी थी, वाराणसी की वीडियो उन्होंने देखी होगी, क्योंकि उनके मतलब की नहीं थी। पूरे वाराणसी में राहुल 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 के नारे लग रहे थे। उससे पहले उन्हें रास्ते में आरएसएस वाले लोग मिले, आरएसएस वालों ने जय श्री राम के नारे लगाए। राहुल जी उतर के उनके पास गए और वो कितने खुश हो रहे थे। सारे के सारे आरएसएस वाले मिलकर उनसे गले मिल रहे थे, हाथ मिला के खुश हो रहे थे। सिर्फ देख के वो सब भूल गए कि हमें राहुल का विरोध करना है, क्या करना है। उन्हें भी पता था भारत का भविष्य यही है, लेकिन वो लोग पेड वर्कर हैं जिनकी आंखों पे चश्मा चढ़ा है, और इन जैसे लोग हैं जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के भविष्य को दिख रहा है कि भविष्य किन हाथों में सुरक्षित है। रही बात भारत माता की जय, तो हजारों बार, 50 बार, लाखों बार है भारत माता की जय। हम हमेशा बोलते आए हैं, हमेशा बोलते रहेंगे। भाई साहब बड़े जोर से नारा लगाते हैं, मैं उनसे और जोर से लगा सकता हूँ भारत माता की जय। इस चीज से आप अगर अपनी देशभक्ति साबित करते हो तो वो बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ। उनका तो सोचना ये है भारत माता की जय। वो कहते हैं कि भारत माता कौन सी है, कहाँ से आई है, बिल्कुल जेन्युइन बात है। कहाँ से आई है भारत माता। बात है, उन्होंने आपके अधूरे बयान सुने। भारत माता कौन है, देश क्या होता है? आप देश हो, ये देश है, ये देश है, ये देश है, मैं देश हूँ, ये देश है। जितने हम सब खड़े ये देश है। देश का मतलब सिर्फ एक भौगोलिक स्थिति नहीं होता, उसमें रहने वाले भी हैं। तो उसी प्रकार से भारत माता, जितनी हमारी माताएं बहनें वो सब हमारे लिए भारत माता है। जितने हमारे भाई हैं वो सब हमारी भारत माता है। जितनी पूरी देश की जनसंख्या है वो हमारी भारत माता है। तो उनका कहने का मतलब क्या है कि भारत माता कोई एक प्रॉपर शब्द नहीं है। इस भारत माता में हिमालय के पहाड़ भी शामिल है, गंगा नदी भी शामिल है, यमुना नदी भी शामिल है, दक्षिण के पठार भी शामिल है। पूरी बात आपने सुनी नहीं ना कभी भी। आप लोग ऐसे हो, आपको इतनी सी बात सुननी होती है और उसके बाद आगे की जो बात है आप कभी नहीं सुनोगे जिंदगी भर। आप पूरी बात सुनो, हम सब भारत माता हैं। 2014 में जब मोदी आए थे, उससे पहले इंडिया का जो जीडीपी थी ना, जो टर्नओवर था, वो सिर्फ 15 लाख करोड़ था। अच्छा, आज की डेट में 45 लाख करोड़ है। 3 टाइम हो गया। ये क्या बात कर रहे हो? गलत मतलब क्या बात कर रहे हो? ले लेता हूँ 45 लाख करोड़ है। अजय सर बता दूंगा, जीडीपी आज की डेट में हमारी 275 लाख करोड़ है। जो पिछला हमारा बजट बना था पौने 4 ट्रिलियन की, 2.75 की, पौने 3 ट्रिलियन की, जिसे वो 5 ट्रिलियन बनाने की कह रहे हैं। 1 ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़। और उस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी, बात ठीक है। लेकिन उस वक्त हमारे करीब 150 लाख का जीडीपी का था, जिसे इन्होंने बढ़ा के आज 5वें नंबर पे पहुंचा है। मानते हैं इस बात को, लेकिन उसमें कर्ज का हिस्सा कितना है? 150 लाख करोड़। 150 लाख करोड़ कर्ज का हिस्सा है सिर्फ 9 सालों में पिछले। कोई भी आप उसको क्यों नहीं काउंट करते? कोई भी बंदा है, कोई भी बिजनेस है, सारा जो है वो उस पे डेप्थ पे चलता है। अच्छा, डेप्थ सारा डेप्थ से चलता है। अब तो सारा बिजनेस कैश पे करते हैं। ऐसे कैसे? डेप्थ के बाद ऐसे कैसे है? देखिए, आप कर्जा उठाने जाओगे आपको देना नहीं पड़ेगा। एक मिनट सुनिए। कोई भी इंडस्ट्री है, कुछ भी है, जब भी वो कोई काम शुरू करता है या कोई भी प्रोजेक्ट उसके हाथ में लेता है, अपनी बात से वो सिर्फ 20% लगाता है, बाकी वो सारा जो है वो लोन पे लेता है और इंस्टॉलमेंट पे करता है।
ये तो हमारे ज्यादा कर्जा तो अमेरिका के पास है ऊपर। अमेरिका के पास ठीक है, मानते हैं हमारे पास अमेरिका के पास कर्जा है, लेकिन अमेरिका का प्रोडक्शन, अमेरिका की जीडीपी, अमेरिका की पर कैपिटल इनकम आपने कभी काउंट करी? देखिए एक बात सुनो, अमेरिका आप उससे कंपेयर कर रहे हो कि कर्जा उसके पास ज्यादा है। आज की डेट में भी उसे कोई दिक्कत नहीं है, और कर्ज की वजह से जब 2007-8 में रिसेशन आया था, उसी कर्ज की वजह से कितने बैंक दिवालिया हुए थे अमेरिका के। भारत ने कर्जा नहीं ले रखा था, एक भी बैंक दिवालिया हुआ भारत का नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम मजबूत थे, हमें किसी का देना नहीं था। आप डिफॉल्टर कब साबित होगे? जब आपने भाई साहब के पैसे देने और आप पैसे नहीं दे पाओगे, इट मींस यू आर ए डिफॉल्टर। भारत के ऊपर आज तक कभी ठप्पा नहीं लगा कि भारत डिफॉल्टर है। हम तो कोविड के टाइम पे भी थे। हाँ। नहीं थे ना, बाकी जगह जगह क्या हालत है आपको पता है। ये जो क्या मजबूत थे? 40 लाख हमारे मोते हो गए 2021 वाले उसमें कोरोना में। आप कह रहे हो कि हम मजबूत थे? 40 लाख मोते। जब इतने मजबूत मजदूरों जो जा रहे हैं तो उनके लिए क्यों नहीं व्यवस्था करवाया? देखो वो तो जो जा रहे थे वहां से, वो तो उस टाइम की प्रॉब्लम थी, वो सभी के साथ थी। वो तो हमारे साथ भी थी, चाइना के साथ भी थी, यूएस के साथ भी थी, हर कंट्री के साथ थी। वो तो खाली हमारे लिए थोड़ी थी। अब जो बंदा वहां पे मान लिया जो एक लेबर क्लास काम कर रही है, उसको थोड़ी आप कह दोगे कि भाई उसके तो वो तो हैंड टू माउथ है, लेबर क्लास जहाँ भी काम कर रही है, चाहे वो दिल्ली में कर रही है जहाँ भी कर रही है, मान लिया उसके पास काम नहीं है यहाँ पर, तो वो तो वापस जाएगा। तो ये काम किसका है भाई? मतलब सरकार का व्यवस्था करवाना है देखो- ना, घर जाने का। देखो पैदल गए, मर गए रास्ते में। देखिए जो कह रहे हैं वो उनका अपना डिसीजन था जाने का। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने उन्हें मरने के लिए उनके हाल पे बेहाल छोड़ दिया। आप मरो खपो, और ऊपर से उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। उनके ऊपर बकायदा जो वाटर कैनन होती है उसमें कीटनाशक भर के उनके ऊपर छिड़काया गया लगातार। क्या करा था? एक दिन का डिसीजन था, रातों रात कर दिया तुमने। जब पहले चेताया था राहुल गांधी जी ने, जनवरी में ही उन्होंने बता दिया था कि कोविड आने वाला है, आप चाइना से आने वाली फ्लाइट्स बंद कर दीजिए। उस वक्त तो क्या लगे हुए थे? नमस्ते ट्रम्प करने में लगे थे गुजरात। उसके बाद क्या लगे हुए थे? वो महाराष्ट्र में, इसमें मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में लगे हुए थे। तब लगातार फ्लाइट आ रही थी, जा रही थी। तब उन्होंने रोक नहीं करा। जब उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, अपनी सरकार बना ली, उसके बाद उन्हें होश आया कि यार भारत में कोविड भी आ गया, चलो अब तो रोक देते हैं, अब कर देते हैं। रातों रात डिसीजन ले लिया बिना किसी उसकी। आपदा थी, जोड़ रखी है, आपदा वो से- सबके साथ थी। सबके वो साथ तो हुआ। कड़िया थी जो जैसे मर्जी जोड़ लो बाद में बैठ के, कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। एक बात सुनिए, इसमें जोड़ना क्या है? एक आदमी है ना एग्जाम देता है ना अपने, उसे मैथ में ही पास होना होता है, 500 का पास होना होता है। यदि एक में फेल हो गया ना तो फेल है वो। नहीं, एक में फेल हुआ, कंपार्टमेंट ही तो आती है, फेल तो पूरी नहीं होता। तो एक बात तो आप मान लिए ना कि आप फेल हुआ सरकार, बस वही हम बात कह रहे हैं। हमने तो कह दिया सरकार फेल है, तो हम तो इसी बात को तो कह रहे हैं। आपने मान लिया कि सरकार फेल है। फेल की तो मैं वो ये बताइए, 5 काम बता दीजिए मोदी जी के 10 साल में, 5 काम बताइए। मोदी जी के 5 का बता सुन लिया आप। सबसे पहले तो मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले राम मंदिर जो उन्होंने बनाया है, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनो ना। दूसरा आप देखते 370 आया है, अच्छा। जो 70 साल चल रहा था, जिसको ये कैच कर रहे थे अब तक, ठीक है। हैं? उसके बाद आप उठा के देखिए, हर जो है 2 महीने बाद 6 महीने बाद ना कोई जो पुराने रूल्स है जो इंग्लिश टाइम से चले आ रहे हैं, जिन्हें आप इंग्लिश टाइम में चले आ रहे हैं जी, ब्रिटिश टाइम से, क्या कह रहे हैं? जो ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे हैं रूल्स, जिनका कोई रूल चेंज जिनका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। हैं? वो एग्जिस्टेंस नहीं है, हाँ। हैं? उनको सबको वो रिवर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो इंडिया की, जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया मोदी की बात है। मेरा सवाल सुने नहीं आपने। विकास का मैंने बोला, क्या रूल चेंज करने से विकास देखो, हो जाएगा? क्या विकास में पूछ देखो विकास की जहाँ तक बात है, विकास तो सबको दिख रहा है जो हुआ है। एक तो आप वो यही बात कर रहे थे उसकी, ये नहीं जय श्री राम नहीं, उसकी बात कर रहे थे। ये वो कौन सी ट्रेन की बात कर रहे थे? वो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे। उस पर काम चल रहा है उस पे। बुलेट ट्रेन वो एक जवाब दे दूं पहले? वो अभी वो अहमदाबाद से जो बॉम्बे का प्रोजेक्ट था, वो अभी एक पोर्शन उसका कंप्लीट हो गया है, वो चल रहा है। सारे आप जो हाईवे देखिए कितने बन रहे हैं इनके टाइम में। महिला सशक्तिकरण है वो तो, ये तो चलो एक छोटी, ये तो बहुत छोटी, ये तो धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर और बुलेट ट्रेन। सबसे पहली चीज, राम मंदिर तो इन लोगों के दिमाग में घुसा पड़ा है। सरकार का कोई रोल नहीं होता मंदिर मस्जिद बनाने का। पहली चीज, संवैधानिक सरकार है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है, सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार के खाते में उपलब्धि किसी भी कीमत पे नहीं डाली जा सकती। हालांकि इन जैसे लोग जो है उसको डालेंगे सरकार में। रही बात 370 की, 370 जब तक ली हुई थी, इनमें से किसी को क्या नुकसान था? 370 हट गए, इनको एक फायदा मुझे गिना दे और एक नुकसान गिना दे, मैं मान लूंगा कि हाँ 370 हटने से क्या फायदा क्या नुकसान? एक फायदा एक नुकसान। 370 के एक फायदा एक नुकसान। 370 का बेसिक फायदा, तो सबसे बड़ा फायदा ये है, जो कश्मीर थी, वहाँ के लोग थे जो अपने एक अलग रास्ते पे चल रहे थे, उनको मेन स्ट्रीम पे लेके आना। सबसे बड़ा फायदा तो ये है। एक घर के अंदर मान लिया 5 बंदे हैं, एक बंदा वो आपकी जो फैमिली है उससे अलग चल रहा है, अलग रास्ते पे, उसको अपनी मेन स्ट्रीम पे लेके आना सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो फैमिली का। फैमिली का पहले भी थे, कश्मीर से क्या दूसरा और सुनिए फायदा इसका,
कश्मीर पे जो पहले चल रहा था, अभी तक जो चल रहा है, पहले तक चलता रहा है, जो हमारी जीडीपी है उसका साला 10 से 15% कश्मीर में खर्च होता था हमारा। धारा 370 का कमाल उससे अब क्या बोलेंगे? नहीं, इन्होंने कश्मीर की बात उठाई तो कश्मीर आप कह रहे हो कि कश्मीर अलग चलता था। कश्मीर में क्या अलग चलता था? कश्मीर की संचार व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में थी। कश्मीर का भारी जो सुरक्षा है वो केंद्र सरकार के हाथ में थी। कश्मीर का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो सारा सरकार के हाथ में था। विदेश नीति कश्मीर की सरकार के हाथ में थी। नुकसान किस चीज का हुआ? उनका वहां सिर्फ एक चीज ये होती थी कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून बना रही है तो उसको वहां पे अपने, अरे सुन लीजिए यार, आप सुनोगे नहीं। उसमें से सबसे बड़ी जो उसकी दिक्कत थी डिसएडवांटेज, कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो कश्मीर विधानसभा में उसको पारित कराना जरूरी होता था। अगर वो पारित करती है तो वो केंद्र सरकार का कानून उसमें लागू होता था। सिर्फ एक ये चीज थी। दूसरी बात इन्होंने कही कि कश्मीर में ये हट गया वो हट गया और कश्मीर आज जीडीपी में 10 से 15% का योगदान दे रहा है। भाई साहब, कश्मीर पहले भी योगदान देता था। कश्मीर में पर्यटन पहले भी फला फूला था। कश्मीर से सेब, अखरोट, जितना भी व्यापार होता है इमारती लकड़ी का, सारा व्यापार पहले से भी चल रहा था। कश्मीरी शॉल, और ये सालों साल से कश्मीरी यहाँ पे आ रहे हैं लगातार। अभी भी आगे दरियागंज में जाके, आप पर्दाबाग में जाके देखो, सारे कश्मीरी और हिमाचली ठहरे हुए हैं जो यहाँ पूरे सर्दियों में आके तिब्बती मार्केट लगती है, सारे कश्मीर से तो आते हैं। ये सालों साल से आ रहे हैं, आज की डेट से नहीं आ रहे। ये जरा सा आप जामा मस्जिद कोर्ट मार्केट के पास जाके देखो, पूरी पूरी मार्केट इन्हीं की लगी हुई है। तब भी आ रहे थे, तब भी ये योगदान दे रहे थे, आज भी योगदान दे रहे हैं। कोई इसमें कोई नहीं है जिसे ये कहा जाता है कि इनके दिमाग में ऐसा बसा दिया गया कि बदलाव आ गया, बदलाव आ गया। जो था वही का बुलेट ट्रेन पे इन्होंने बोला था, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट माना जाता है 1 लाख करोड़ के करीब का। आप उस 1 लाख करोड़ किसके लिए खर्च कर रहे हो? जो सूरत से, गुजरात से और मुंबई जाएगा। भाई साहब, उसका बुलेट ट्रेन का किराया कितना होगा? आप उन लोगों का टाइम बचा रहे हो। जितना टाइम वो ट्रेन में लगाएंगे उतने टाइम में, उतने पैसे में वो हवाई जहाज पकड़ के भी वो लोग जा सकते थे। इसी 1 लाख करोड़ में अगर आपने जनता के लिए ट्रेन चलाई होती, आपने जनता को राहत दी होती, आपने 50-60 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन कोटा था 50% का, वो आपने बंद कर दिया। महिलाओं का कोटा वो आपने बंद कर दिया। 12 साल से छोटे बच्चे, 6 से 12 साल के, जिनका आधा टिकट लगता था, वो आपने बंद कर दिया। आप इधर से तो चूसे जा रहे हो और उधर 1 लाख करोड़ किनको दिए जा रहे हो? जिनका ऑलरेडी तोंद भरी पड़ी, जिनके ऑलरेडी पेट भरे पड़े हैं। आप उनके लिए एक बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट लेके आ गए, सिर्फ एक उनके लिए। आपने क्या देखा? पीछे अभी पेपर देने जा रहे थे बच्चे यूपी में, आपने ट्रेनों की हालत देखी थी? ट्रेनों की हालत, शौचालय के बाहर गेटों पे लटके हुए, छतों पे लदे पड़े बच्चे, वहां ट्रेन। आपने ट्रेन का नेटवर्क बढ़ाना था तो आम आदमी के लिए बढ़ाओ भाई साहब। 1 लाख करोड़ में आपकी कम से कम 1000 ट्रेन और शुरू हो जाएंगी।